बड़ी क्रांति लाने की आप लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, क्योंकि उलगुलान का मतलब क्रांति होता है। तो किस तरह की क्रांति लाने की बात यहाँ पर कही जा रही है, क्या समझा जाए? देखिए, निश्चित तौर पर इस देश में एक नई क्रांति आ सकती है। मोदी जी के जुमले झूठ धीरे धीरे बेनकाब हो रहे हैं। देश की जनता को पता लग रहा है कि किस प्रकार इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर घोटाला किया मोदी सरकार ने, विकास के नाम पर घोटाला किया, और अब जो जो इनके खिलाफ आवाज उठाता है उन सबको मरवाने की साजिशें मोदी सरकार रच रही है। और केजरीवाल जी जिस तरह का आरोप लगा रहे हैं, जिस तरह से उनकी पार्टी आरोप लगा रही है और बता रही है कि जेल में केजरीवाल को मारने की साजिश हो रही है, अगर केजरीवाल जी की हत्या हो जाती है तो निश्चित तौर पर आप ये मानना, कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम ये मानते हैं कि देश में क्रांति होकर रहेगी। उन परिस्थितियों में मोदी सरकार को ये देश की जनता फाड़ फेंकेगी। और ये सरकार इस स्तर तक गिर चुकी है कि आज मतलब अपने विरोधियों को जेल पहुंचाकर भी शांत नहीं बैठ रही। मतलब इनकी मंशा ये है कि जो इनका विरोध करे या तो वो इनके डर के कारण बीजेपी ज्वाइन कर ले, तब तो सब ठीक है, तब तो हेमंत सोरेन भी ठीक हो जाते, केजरीवाल भी सही हो जाते और सभी लोग सही हो जाते जिनको जेल में इन्होंने डाल रखा है। और जिन लोगों ने इनकी बात मान ली, चाहे वो कितने बड़े भ्रष्टाचारी थे इनके मुताबिक, चाहे वो अजीत पवार थे, चाहे छगन भुजबल थे, चाहे अशोक चौहान थे, चाहे नवीन जिंदल जी थे, अब वो सब चूंकि बीजेपी में आ चुके हैं या जुड़ चुके हैं, तो आज बीजेपी की नजरों में, मोदी जी की नजरों में वो पाक साफ है। तो क्रांति तो निश्चित तौर पर आनी है, क्योंकि जनता ये समझने लगी है कि जिस तरह से हरियाणा के जो भाजपा के 10 कैंडिडेट हैं लोकसभा में, उनमें 6 वो हैं जो कांग्रेसी रहे हैं। तो आज बीजेपी तो कांग्रेस में हो चुकी है, मतलब कांग्रेसियों की इतनी तादाद उसमें बढ़ गई। और ये वो कांग्रेसी हैं जिनको ये लोग भ्रष्टाचारी और बेईमान कहते थे। आज जो भाजपा का कार्यकर्ता है, जो दरी बिछा बिछा कर जिसने पार्टी को इस स्तर तक पहुंचाया, वो आज भी दरी बिछा रहे हैं। और वहां पर जो इन्होंने दूसरी पार्टी के जो इनके मुताबिक भ्रष्टाचारी थे, बेईमान थे, उनको राज करने के लिए स्थापित कर लिया है। और अब जिन्होंने इनके आगे नहीं झुके, उन सबको जो मारने की साजिश कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि केजरीवाल जी की अगर हत्या हो जाती है तो निश्चित तौर पर देश में क्रांति आ जाएगी। जी, ये है कि आप लोग भी अपनी ताकत दिखाते हुए राज्य में आज नजर आ रहे हैं, लेकिन तमाम स्टेट्स में देख रहे हैं अलग अलग चुनाव भी लड़ रहे हैं, तो ये कैसी एकजुटता है? देखिए, सबसे पहली बात मैं एक चीज का जवाब देना चाहता हूँ कि बार बार बीजेपी के अंधभक्तों द्वारा कहा जाता है कि मोदी जी से डरकर गठबंधन बन गया, कांग्रेस ने अन्य छोटे दलों के साथ हाथ मिला लिया। भाई, अगर ये विपक्ष का गठबंधन, इंडिया गठबंधन मोदी जी से डरकर बना है, तो जो मोदी जी ने गठबंधन बनाया है वो किसके डर के कारण बनाया है? क्यों वो विपक्षियों से इतना डर गए कि सत्ता में होते हुए और बीजेपी का ये नारा होते हुए कि एक अकेला सब पर भारी, उसको क्यों लगी गठबंधन की बीमारी? क्योंकि सबसे ज्यादा डरपोक तो वही है। क्यों डरपोक है वो डरे हुए हैं। किस बात से डरे हुए हैं? वो खुद के घोटालों से डरे हुए हैं। उन्हें मालूम है कि अगर किसी भी तरीके से बीजेपी की सरकार नहीं बनी तो निश्चित तौर पर बीजेपी के तमाम नेताओं को तमाम घोटालों में अंदर जाना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, मोदी जी को मालूम है कि वो देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर चुके हैं। अगर सत्ता में नहीं आए तो जनता भी इनके खून की प्यासी हो जाएगी। आरबीआई ने चिंता व्यक्त की है अभी पिछले दिनों कि शेयर बाजार में जो तेजी है, ये बबल जिस दिन भी फूटा उस दिन बैंक डूब जाएंगे, क्योंकि जितने रेट बढ़ते हैं उस हिसाब से कर्जा ले लेते हैं उद्योगपति। और केवल 20-30 शेयर हैं जिनके कारण ये शेयर बाजार झूम रहा, और जिस दिन डूबेगा इनके कारण डूबेगा। अब बात आ जाओ कि भी 2014 से पहले कांग्रेस की सरकारों की, मोदी जी रोज कोसते हैं पानी पी पी कर, लूट लिया, मार दिया, देश को बर्बाद कर दिया कांग्रेस सरकार ने। अभी सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने, आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं कि ये कहा है कि जो नरसिम्हा राव जी की नीतियां थी, जो मनमोहन सिंह जी की नीतियां थी, उनसे देश ने तरक्की की है। जो उन्होंने पॉलिसीज बनाई उनसे इतना फायदा हुआ है कि उनमें अब तक बदलाव नहीं करना पड़ा।
मतलब केंद्र सरकार कोर्ट में ना चाहते हुए भी नरसिम्हा राव जी की और मनमोहन सिंह जी की तारीफ करने पर मजबूर है, और पब्लिक को बहकाने के लिए कि भाई मनमोहन सिंह तो बहुत बड़ा डाकू था, भैया क्या डाका मार दिया उसने। आज आर्थिक स्थिति का आलम यह है कि 70 साल में इस देश का जो आरबीआई का रिजर्व फंड था उसमें से किसी भी सरकार ने 1 रुपया नहीं निकाला। मोदी सरकार 2-2 बार उसमें से कर्जा ले चुकी है, वो कई लाख करोड़ रुपए खर्चा कर चुकी है। इस देश के लिए कर्जा ले लेकर इतना कर्जदार बना दिया, 205 लाख करोड़ तक कर्जा पहुंचा दिया माननीय मोदी जी ने। इसके अलावा 100 चीजों पर अगर टैक्स था तो आज 1000 चीजों पर टैक्स लगा दिया। अभी वर्ल्ड बैंक ने चेतावनी दी है, उन्होंने कहा कि जो मोदी जी कहते हैं 5वीं अर्थव्यवस्था बना दी, 3री बनाएंगे। अरे भाई तुम्हारी एक कैसी अर्थव्यवस्था है, इसमें रोजगार तो बढ़ा ही नहीं है कुछ भी। अगर आप कहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था बढ़कर इतनी हो गई तो भाई रोजगार भी तो मिलना चाहिए। रोजगार की ये स्थिति है कि अंग्रेजों के समय में बेरोजगारी दर जो सबसे ज्यादा थी आज उसको भी मोदी सरकार क्रॉस कर चुकी है। हालात इतने खराब हैं कि हरियाणा के युवाओं को युद्धग्रस्त इजराइल के अंदर नौकरी के लिए भेजा है भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने मरने के लिए 600 के करीब युवाओं को भेजा है। और जब उन युवाओं से पूछा गया कि भी वहां तो युद्ध चल रहा है, आप क्यों जाना चाहते हैं मरने के लिए, बोले भाई यहाँ भूखे मरने से तो अच्छा है कि हम वहां जाकर मरें, कम से कम परिवार को 2 पैसे तो मिलेंगे। मोदी सरकार की हालत इतनी खराब है कि परमानेंट सैनिकों की भर्ती करने के लिए पैसा नहीं है, इसलिए अग्निवीर योजना लेकर आए मोदी जी। तमाम घोटाले कर रखे हैं, चाहे वो 100 स्मार्ट सिटी का घोटाला हो। ठीक है, लेकिन बीजेपी में झारखंड की अगर बात करें तो पिछली बार यानी 2019 में हमने देखा था कि बीजेपी को 14 में से 12 सीटें यहां पर मिली थी एनडीए को, और आप लोगों को महज 2 ही सीटें मिली थी विपक्ष को। तो इस बार क्या उम्मीद की जाए कि इस रैली के जरिए कुछ फर्क आएगा क्या? अब इस बार बीजेपी को ज्यादा से ज्यादा 2 सीटें प्राप्त होंगी वहां पर। अब ये सारे समीकरण वहां पर उल्टे हो गए हैं। जनता ये समझ चुकी है कि जो व्यक्ति जब तक बीजेपी में नहीं है वो चोर है, डाकू है, भ्रष्टाचारी है। और यही कहने वाले लोग उनको जब बीजेपी में ले लेते हैं तो उनकी वकालत शुरू हो जाती है कि नहीं भाई ये अगर ऐसा था तो ऐसा नहीं था, ये ऐसा था तो कांग्रेस ने ऐसा क्यों नहीं कहा। अरे भाई आरोप भी तो आप ही लगाते थे, और आरोप नहीं, उनके खिलाफ सीबीआई और ईडी जांच कौन कराता था? मोदी जी कराते थे। केस कौन चलाता था? और इलेक्ट्रल बॉन्ड का मामला केवल चुनावी चंदे का मामला नहीं है, ये बंदूक की नोक पर लोगों से जबरन चंदा वसूली का मामला है, एक्सटॉर्शन का मामला है सीधे सीधे। ये देश की पीठ में छुरा घोंपने का मामला है। किसी और कंट्री में घोटाला उजागर हुआ होता तो जनता आग लगा देती सरकार में, दावे के साथ कह रहा हूं। सबूत नंबर 1, महाराष्ट्र की एक कंपनी के में का 286 करोड़ रुपए माफ किया जाता है और वो 150 करोड़ के इलेक्ट्रल बॉन्ड बीजेपी के खाते में जमा कर देता है। सीबीआई ईडी के छापे पड़ते हैं डीएलएफ जैसी कंपनियों पर और उसके बाद वो चंदा जमा करा देते हैं। भाई ये तो सरासर डकैती है। किसी को टनल बनाने का ठेके दे रहे हैं आप, तो चंदा ले रहे हैं आप उनसे। और ये जो घोटाला है ये सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी से उजागर हुआ है, क्योंकि सरकार ने इसको लेकर नॉर्म्स बनाए थे। केवल सरकार को पता रहता था कि किसको कितना चंदा मिल रहा है और कौन दे रहा है, किसी सेकंड पर्सन को तो मालूम ही नहीं था कि हो क्या रहा है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने डंडा घुमाया, आरबीआई बार बार टरकाती रही, मना करती रही। जब सुप्रीम कोर्ट ने फिर धमकी दी तब इन्हें सबके नाम पते सब देने पड़े कि भी ऐसे ऐसे। अब मोदी जी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, देखो भाई अगर हम इलेक्ट्रल बॉन्ड ना लेकर आए होते तो जनता को पता ही नहीं चलता किसने किसको कितना दिया है। अरे भाई चित्त भी अपनी पट भी अपनी, आपने तो एक्सटॉर्शन की है देश के साथ में और फिर भी वाहवाही लेना चाहते हैं। मैं बधाई देना चाहूंगा निरंजन पोद्दार जी को कि देश की जनता की एक आंख तो मोदी जी ने फोड़ रखी है और दूसरी आंख फोड़ने की जिम्मेवारी निरंजन पोद्दार जी ने ले रखी है कि भाई लोगों को बिल्कुल ही अंधा कर दो ताकि वो ना कुछ देख पाए, ना कुछ देखेंगे, ना कुछ विरोध करेंगे। ऐसा नहीं चल सकता देश। आज देश को इस बर्बादी के कागार पर लाने वाली मोदी सरकार है। 2014 से पहले लेकिन विजय कौशिक जी के लोग आप पर भरोसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अगर ऐसा है तो, अगर मोदी सरकार कुछ नहीं कर रही है तो बार बार बीजेपी ही क्यों जीत रही है? फिर चाहे असेंबली के चुनाव भी हम देख ले तो बीजेपी को ही सपोर्ट मिल रहा है आम लोगों का, तो क्यों आप पर विश्वास नहीं जता पा रहे हैं?
देखिए कई कारण हैं। एक तो क्या है, समय बदला है बड़ी तेजी से। इस बदले हुए समय में सोशल मीडिया और तमाम मीडिया के इतने साधन हैं जो पैसे के दम पर कैप्चर कर लिए गए हैं। अब हमारी पार्टी की स्थिति सुन लीजिए। हमारे ऊपर आरोप लगता है इनकम टैक्स विभाग की तरफ से कि आपने 14 लाख की गड़बड़ की है, आपने उसका हिसाब नहीं दिया और हमारे अकाउंटों को सीज करके 135 करोड़ रुपए उनमें से निकाल लिए जाते हैं। मतलब 14 लाख का आरोप है और 135 करोड़ रुपए निकाल लिए गए और उसके बाद में हम पर 3500 करोड़ रुपए का एक और नोटिस भेज दिया जाता है कि आपने 20 साल पहले ठीक ढंग से इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं भरी थी, तो आप जो है 3500 करोड़ जुर्माना दो। इसके लिए पार्टी को सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा। तो आज पैसे का बहुत ज्यादा प्रभाव हो चुका है। मोदी जी ने ऐसा सिस्टम बना दिया है कि जो विरोधी पार्टियां हैं ना तो उनको चंदा मिल सके, ना ही उनको कहीं और से कोई मदद मिल सके। आपको मालूम है कि कहने को आज ये लोकतांत्रिक देश है, लेकिन यहाँ हर काम अब पैसे के ऊपर निर्भर है। यहाँ चुनाव करोड़ों में पहुंच चुके हैं, हालात देश के बहुत खराब है। और आप समझ सकती हैं कि जो बीजेपी सुचिता की बात करती थी, ईमानदारी की बात करती थी, हमारे ऊपर तमाम तरह की तोहमतें लगाती थी, आज उन लोगों ने उन सारे सिद्धांतों की बलि दे रखी है। चलिए ठीक है, निरंजन पोद्दार जी क्या कहेंगे आप इस पर, क्योंकि